मेरा नाम निवेदिता है। मैं दुल्हन का जोड़ा पहने भागती चली जा रही थी। पीछे पलटकर देखने की भी मेरे पास फुर्सत नहीं थी, क्योंकि अपने पीछे जो मैं छोड़कर जा रही थी उसके बारे में सोचते हुए अगर मैं शर्मिंदा होना चाहती तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि मैंने घर से भागने का जो फैसला किया था वह बिल्कुल ही ठीक था। लेकिन भागते भागते अब मेरी टक्कर एक ऐसे इंसान के साथ हो गई थी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वह तो वही था। हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, जिसमें मेरे ताऊ जी की फैमिली और मेरी फैमिली थी। मेरी कजिन, मेरी चेतना और मेरी छोटी बहन नीतू, हम तीनों ही घर की लाडली बेटियां थी। हम तीनों में सबसे ज़्यादा और सबकी लाडली चेतना थी, क्योंकि चेतना बोल नहीं सकती थी। वह बेचारी बचपन से ही गूंगी थी। ताऊ जी ने उसका बहुत इलाज करवाया था, मगर उसका इलाज पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वह जन्म से ही अपनी आवाज़ खो चुकी थी। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चेतना अपने पेरेंट्स के इकलौती बेटी थी, जबकि हम 3 भाई बहन थे। हम दोनों बहनों का एक ही भाई था। हम दोनों के पेरेंट्स भी कभी आपस में किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं हुआ था, इसलिए कभी हम सब ने भी किसी तरह का मनमुटाव नहीं होता था। हम सबसे बड़ी चेतना ही थी। मैं चेतना के सबसे ज़्यादा क्लोज थी। बचपन से ही हम दोनों एक ही स्कूल में जाते थे। हम दोनों की उम्र में भी सिर्फ 1 साल का फ़र्क था। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी। बचपन से लेकर जवान होने तक हम दोनों ज़्यादातर साथ ही रहे थे। मैं उसकी हर बात को अच्छी तरह से समझती थी, क्योंकि वह इशारों से बातें किया करती थी। वो जहाँ भी जाती थी, ताऊ जी मुझे हमेशा उसके साथ रहने के लिए कहते थे, क्योंकि वह मुझ पर बहुत भरोसा किया करते थे। वो यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि मुझसे ज़्यादा बचपन से लेकर अब तक चेतना का ख्याल किसी ने नहीं रखा। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। वैसे तो हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, बिलोंग करते थे। अच्छे खाते पीते लोग थे। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ताऊ जी का एक बड़ा सा साड़ी का शोरूम था, जिसमें उनकी बिक्री बहुत अच्छी होती थी। और मेरे पापा सरकारी पोस्ट ऑफिस में थे, अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे। उनकी भी अच्छी सैलरी थी। चेतना भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और मेरी भी। हमारे छोटे भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे थे। ताऊ जी चाहते थे कि वह चेतना की शादी कर दे, मगर आज के ज़माने में लोगों को अपने घर की बहू में सारी क्वालिटी चाहिए। लड़की खूबसूरत भी होनी चाहिए, अमीर परिवार की भी होनी चाहिए, और उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी लड़कियों की शादी जल्द हो जाती। चेतना बेहद खूबसूरत थी, मगर उसके अंदर कमी यह थी कि वह बोल नहीं सकती थी। इसी वजह से उसका कहीं रिश्ता नहीं लग पा रहा था। फिर मेरे पापा के एक दोस्त ने चेतना के लिए उनके अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि लड़का देखने में बहुत अच्छा है, शरीफ है, उसका अपना घर है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, मगर लड़का तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है। मामूली सी नौकरी करता है, 35,000 महीना कमाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी बहुत वहाँ खुश रहेगी। पापा ने कहा था कि अगर उस लड़के को पता चल गया कि हमारी बेटी गूंगी है तो शायद वो इस रिश्ते से इनकार कर देगा। पापा के दोस्त ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लड़का काफ़ी समय से अकेला रह रहा है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अब वो चाहता है कि उसकी पत्नी घर में आ जाए और घर को अच्छी तरह से संभाल सके। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभालेगी, इसलिए मैं तुम्हें यह रिश्ता बता रहा हूँ। और वैसे भी एक बार तुम लड़के से मिल लो। अगर तुम्हें लड़का पसंद आ जाए तो लड़के को तुम्हारी बेटी से शादी करने में कोई ऐतराज़ ना हो तो फिर यह रिश्ता कामयाब हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें लड़के की नौकरी के बारे में बता चुका हूँ। पापा ने कहा था कि हमें लड़के की नौकरी से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मेरे भैया के पास भगवान का दिया सब कुछ है, और उनका जो कुछ भी है वह उनकी बेटी का ही तो है। आखिरकार चेतना इकलौती बेटी तो थी, वह अपना सब कुछ चेतना के नाम कर देंगे। शादी के बाद उनकी बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लड़का चाहे तो उनकी दुकान भी संभाल सकता है। यह बात सुनकर पापा के पड़ोसी बेफिक्र हो गए थे, और उन्होंने लड़के को ताऊ जी और पापा जी से मिलवाने का फैसला किया था। और फिर जब पापा जी और ताऊ जी लड़के से मिले तो उन्हें लड़का बेहद पसंद आया था। लड़की को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। ये चेतना गूंगी है। वह चेतना की मासूमियत और भोलेपन के दीवाने हो गए थे, और उन्होंने कह दिया था कि मुझे चेतना से शादी करने पर कोई ऐतराज़ नहीं। इस तरह चेतना को एक अच्छा रिश्ता मिल गया था। उसकी शादी उस लड़के के साथ तय हो गई थी। ताऊ जी ने भी सोच लिया था कि वह अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। आखिरकार उनकी बेटी को एक परफेक्ट रिश्ता मिल गया है। लड़का काम करता है तो क्या हुआ, उनका जो कुछ भी है वह उनकी बेटी का ही तो है। वह शादी पर बहुत गुस्सा धार ध्यान देने तक कि उनकी बेटी ससुराल में जाकर खुश रहे।
चेतना इस रिश्ते से बहुत खुश थी, मगर हम दोनों बहनें अफसोस में आ गए थे कि अब चेतना हमें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन हम इस बात से बेफिक्र थे कि चेतना अकेले घर में शादी करके जा रही है, वरना बहुत से ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो लड़कियों को उनके अंदर कोई कमी होने पर बहुत तंग करते हैं। घर वाले कह रहे थे कि चेतना की शादी के बाद वो लोग मेरे रिश्ता तलाश करेंगे। शादी पर जब चेतना का पति माधव बारात लेकर आया था, तब हमने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया था। हम बहुत खुश थे कि वह हमारा जीजू बनने जा रहा है। लेकिन जब मैं उसके सामने आई तो वह मुझे बड़ी सी अजीब नज़रों से देख रहा था। ऐसा क्यों था यह तो मैं नहीं जानती थी, मगर माधव देखने में बहुत अच्छा था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। हमारे कुछ रिश्तेदार तो आपस में बातें भी कर रहे थे कि गूंगी लड़की को इतना अच्छा वर मिल गया, उसका भाग्य तो चमक उठा। चेतना हमारे घर में से विदा होकर अपनी ससुराल जा चुकी थी। उसके जाने के बाद मेरे घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि वह बिल्कुल मेरे साथ मेरी फ्रेंड की तरह, जबकि नीतू के साथ मैं सिर्फ बहनों की तरह ही रिएक्ट करती थी। मैं उसके जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। ताई जी और मेरी मम्मी मुझसे कहती कि तुम घर गृहस्थी पर ध्यान दो, तुम्हारी शादी करनी है, मगर मैं अभी आगे पढ़ना चाहती थी। इसलिए मैंने पापा से कहा था कि वह मुझसे दोबारा एडमिशन दिलवा दे। लेकिन मम्मी पापा इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उनका कहना था कि अब आगे बढ़कर तुम्हें क्या करना है। मैं बहुत बोर हो रहने लगी थी। लेकिन एक अच्छी बात यह हो गई कि शादी के बाद ही जल्दी जल्दी जीजू चेतना को लेकर हमारे घर पर आने लगे थे। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। वह बहुत हंसी मजाक किया करते थे, चेतना से बहुत प्यार करते थे। चेतना भी उनके साथ खुश रहती। अभी उसकी शादी को सिर्फ 1 महीना ही तो हुआ था, लेकिन हम सब लोगों ने नोटिस किया था कि उसकी खुशी के कोई ठिकाने नहीं थे। घर वाले बेफिक्र हो गए थे। चेतना माधव जीजू के साथ शादी करके उनको लगता था कि उनके बेहतर हम सफ़र चेतना को शायद कोई और नहीं मिल सकता था। उनकी शादी धीरे धीरे 3 महीने हो गए थे। वह जल्दी जल्दी यहाँ आती जाती। मेरा अकेलापन भी ख़त्म हो गया था। वह जब जब हमारे घर आती मैं उससे ढेर सारी बातें किया करती थी, और वह भी मुझे और अपने माधव जीजू के साथ होने वाले अपने हर हसीन पल को मेरे साथ इशारों में शेयर करती थी। लेकिन फिर चेतना की खुशियों को ना जाने किसकी नज़र लग गई थी। जब एक दिन चेतना जीजू के साथ बाइक पर बाजार जा रही थी, उनका एक बड़ी गाड़ी के साथ खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। चेतना की रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी गहरी चोट लग गई थी, जबकि जीजू मामूली सी चोट आई थी। वह तो जल्दी ही ठीक हो गए थे, लेकिन उसको डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट दिया था। काफ़ी दिनों तक चेतना का ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन फिर भी चेतना ठीक नहीं हो सकी। अब वह बेचारी बिस्तर से लगकर रह गई थी। उससे कोई काम नहीं होता था। डॉक्टर ने कहा कि उसे बिल्कुल ही स्ट्रेट बिस्तर पर लेटने देना है, जबकि उसके सारे काम बेड पर ही होने चाहिए। चेतना के घर में बहुत परेशानी आ गई थी। जीजू भी उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगे थे। उन्होंने हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती। इसी तरह करते करते उसकी शादी को 6 महीने गुजर गए थे। उनके घर के हालात अब दिन बदीना से, क्योंकि अब जी चेतना की नौकरी पर आ रही थी। सारा दिन वह उसकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन जीजा हमारे घर आए और उन्होंने मम्मी और ताई जी के सामने कहा कि मुझे आप लोगों से एक मदद चाहिए। जबकि ताई जी से कहा था कि हाँ बेटा बताओ, हम तो तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। जीजू ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जब तक चेतना की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक निवेदिता हमारे घर पर। निवेदिता बचपन से ही उसकी सहेली रही है, उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। आप लोग तो जानते हैं कि जब से चेतना का एक्सीडेंट हुआ है तभी से मैं कितनी परेशानी से गुजर रहा हूँ। चेतना का इलाज भी हो रहा है और फिर ऊपर से मुझे अपनी नौकरी छोड़कर उसका ख्याल भी रखना होता है। वो बोल नहीं सकती, इशारों से बात करती है। अब तबीयत खराब होने की वजह से वो और ज़्यादा वीक हो चुकी है। वो मुझसे काफ़ी सारे बातें करने की कोशिश करती है। कभी कभी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो लेटे लेटे ही मुझसे मांगती है, तो उसके इशारे मेरी समझ नहीं आते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप निवेदिता को हमारे घर पर भेज दिए, ताकि मुझे निवेदिता के आने से कुछ मदद मिल सके। मेरी मम्मी ने बात सुनी तो वह फ़ौरन ही मुझे चेतना के घर भेजने के लिए तैयार हो गई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा इस समय तुम मुसीबत से गुजर रहे हो और इस समय हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। आखिरकार तुम इस घर के दामाद हो और हमारी बेटी का इतना ख्याल रखते हो। हमारा भी तो फ़र्ज बनता है तुम्हारी मदद करना। इस बात से जीजू बहुत खुश हो गए थे। मम्मी और ताई जी ने मुझसे भी पूछा था कि तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं भी यह चाहती थी कि चेतना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैंने सोच लिया था कि मैं चेतना का ख्याल रख लिया करूँगी, घर के सारे काम कर लिया करूँगी और जीजू जॉब पर चले जाया करेंगे। अपने कपड़े पैक करके मैं जीजू के साथ उनके घर आ गई थी। मैंने देखा था कि मुझे देखकर चेतना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह ऐसे रिएक्ट कर रही है।
चेतना बेचारी की हालत देखकर मुझे अफसोस हो रहा था। वह शादी के बाद कितनी खुश और खूबसूरत रहने लगी थी, मगर अब तो उसका रूप बदल गया था। उसकी खूबसूरती को जैसे जंग लगने लगी थी। वह बेचारी हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती। मैंने सोच लिया था कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं चेतना के लिए करूंगी। जीजू का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। वैसे तो उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मैं घर के सारे काम किया करती थी। जीजू मुझसे बहुत इम्प्रेस हो गए थे और मेरी बहुत तारीफ करते थे। एक दो बार घर से सब लोग वहां पर हमसे मिलने के लिए भी आए थे। हमारे घर वाले जीजू बहुत एहसान मानते थे कि उन्होंने एक तो गूंगी लड़की से शादी की और फिर अब चेतना लाचार हो चुकी है तो तब भी वह उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं और उसका इलाज भी करवा रहे हैं। मेरे और मेरे पूरे परिवार के दिल में जीजू के लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी। जीजू जब भी ऑफिस से घर आते तो मेरी पसंद के खाने का कुछ न कुछ लेकर आते थे। एक दिन तो जीजू 2-3 खूबसूरत ड्रेस लेकर आए थे। मुझे लगा शायद वह अपनी पत्नी के लिए यह कपड़े लेकर आए हैं। वह मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर से ड्रेस देख रही थी। जब जीजू कह रहे थे शब्दों पर मुझे एक जोरदार झटका लगा। वह कहने लगे कि ये सारी ड्रेस तुम बहुत अच्छी लगेंगे, इसलिए आज से तुम यही कपड़े पहनना। मैं तुम्हारे लिए इस तरह की और भी ड्रेस लेकर आऊँगा। जीजू की बात सुनकर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती थी। शुरू से ही मैं सूट पहन सकती थी। भला मैं ऐसे कपड़े पहनकर उनके घर में कैसे रह सकती थी। वह ड्रेस बहुत मॉडर्न टाइम की थी। ऐसे कपड़े तो मैं बचपन में पहना करती थी। मुझे लगा शायद जीजू यह सोचकर मेरे लिए कपड़े लेकर आए हैं, क्योंकि मेरी सोच थोड़ी मॉडर्न ख्यालत की थी। लेकिन अपनी फैमिली की वजह से मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। मैंने जीजू से साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मेरी बात सुनकर जीजू का चेहरा उदास हो गया था। वह कहने लगे कि मैं अपनी पत्नी के लिए ऐसे कपड़े चाहना चाहता था, मगर वह तो अब किसी काबिल नहीं रही, तो सोचा कि तुम्हारे लिए लेकर चला तो हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यह कपड़े पहनने थे पत पहनना, मगर यह तुम कपड़े किसी और को दे देना, मैं इनको वापस नहीं कर सकता। जीजू की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी, इसलिए मैंने वह कपड़े अपने पास रख लिए। एक दो बार तो मैंने वह कपड़े पहन लिए थे, जिन्हें पहने हुए देखकर जीजू बहुत खुश हो गए थे। उन कपड़ों को पहनकर मैं बहुत ही बेहद खूबसूरत लगती थी। जीजू ने कहा था कि ऐसे कपड़े पहनकर तुम बहुत ही अच्छी लगती हो, तुम ऐसे ही कपड़े पहना करो, तुम दिखने में बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लगती हो, इसलिए तुम्हें कपड़े भी इसी तरह के पहनने चाहिए। मगर तुम बहन जी टाइप के कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, ऐसे कपड़े तुम्हें सूट नहीं करते, तुम्हें इस तरह ही कपड़े पहनने चाहिए। जीजू की बात सुनकर मैं उनसे नज़रें मिलाने काबिल नहीं रहती थी। वह कुछ गलत भी तो नहीं कह रहे थे। मेरी फ्रेंड भी तो मेरे बारे में कुछ इसी तरह ही बातें किया करती थी। जीजू को अगर कोई भी चीज़ लगती वह मेरे लिए लेकर आ जाते थे। वह काफ़ी सारा सामान अब तक मुझे लाकर दे चुके थे। कहते थे कि तुम हमारे घर में रहती हो, तुम्हारी हर छोटी से बड़ी चीज़, हमारी ज़रूरत का ख्याल हमें ही रखना है। हमेशा मेरी तारीफ़ करते रहते, मुझसे कहते कि तुम्हें तो रानी बनाकर रखना चाहिए। मैं जीजू की हमदर्दी को उनका अच्छा नेचर समझती रही। मैं इस बारे में चेतना को बताती तो वह मुझसे कुछ बेचैन सी नजरें आने लगती। जीजू जब भी चेतना के करीब आ जाते तो चेतना की आंखें मुझे इशारे करने लगती। वह ना जाने क्यों मुझे जीजू के इशारे देखकर बड़ी ही अजीब अजीब हरकतें करती। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे खबरदार करने की कोशिश करती, मगर मैं उसके ऐसे इशारे कभी नहीं समझ पाई थी। मैं परेशान होकर उसे देखती तो जीजू नरमी से कंधे पर थक कर मुझे दूसरे कमरे में भेज देते। जीजू मेरी तरफ देखकर कहते कि जब से चेतना का एक्सीडेंट हुआ है वह अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगी है। तुम परेशान मत हो, मैं उसे संभाल लूँगा, तुम जाओ। जीजू की बात सुनकर मैं बेफिक्र होकर दूसरे कमरे में सो जाती। मुझे यहाँ पर रहते हुए अब काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए मैं घर पर नहीं रहना चाहती थी। मगर जब भी मैं अपने पेरेंट्स से घर आने की बात करती तो वह लोग कहते कि अभी तुम वहीं पर रहो, जब तक चेतना उठने बैठने के काबिल नहीं हो जाती तब तक तुम्हें उसका ही ख्याल रखना होगा। लेकिन चेतना की तबीयत में अभी तक कोई भी सुधार नहीं आया था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरा दिल चेतना के घर में लग रहा था। एक तो मुझे यह बेफिक्री थी कि मैं उसके अच्छे से ख्याल रख रही हूँ और इस बात का विश्वास था कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उसके खाने पीने से लेकर उसके कपड़े बदलने, उसका हर पर्सनल काम करना, सब कुछ मैंने अपने जिम्मे ले लिया था। और मुझे यह सुकून भी था कि जीजू बहुत अच्छे थे। मैं जीजू की भी एक दो बार इसी तरह से तारीफ़ कर देती तो वह कहते थे कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा ख्याल रखता हूँ तो तुम्हारी बहन का भी तो बहुत ख्याल रखता हूँ ना। मुझे तो लगता है कि
जीजू मुझसे अपनी छोटी बहन कर मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मुझे कभी भी जीजू के बिहेवियर पर शक नहीं हुआ था। हालांकि कुछ वक्त गुजरा तो धीरे धीरे मैंने नोटिस किया था कि जीजू मेरे करीब होते जा रहे हैं। मैं जब अपने कमरे में रात को आराम करने के लिए जाती तो वह कमरे में आ जाते, बहाने बहाने से मेरी तारीफ करते हुए मुझसे इधर उधर के सवाल करने लगते थे और कभी नींद न आने का बहाना करके मेरे पास रात को काफ़ी देर तक बैठते रहते और हमेशा मेरे कमरे में आकर अकेलेपन का रोना रोते। कहते थे कि अगर तुम्हारी बहन ठीक होती तो आज मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता, मगर वह रात को दवाई खाने के बाद जल्दी ही सो जाती है, इसलिए मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। एक दिन तो वह कहने लगी कि अच्छा हुआ तुम इस घर में आ गई, तुम्हारे आने से मेरे घर में रौनक आ गई, वरना जब से चेतना का एक्सीडेंट हुआ है घर के बिल्कुल भी अकेला वीरान पड़ा है। किसी तरह की खुशी नहीं थी। सारा दिन लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करता रहता हूँ। घर आता तो शांति और घर से उजड़े हुए माहौल से ही मेरा स्वागत होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं दिमागी मरीज बन जाऊंगा, मगर अब तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। जीजू मुझे नरम नज़रों से देखते रहते, मैं शर्मा जाती। अपना आप मुझे बहुत स्पेशल लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे मैं सच में बहुत अच्छी हूँ। जीजू में इस घर में होने पर खुशी का इजहार करते, मुझे इस घर के लिए अहम होने का एहसास दिलाते थे। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। दिन बदन मेरी सेहत भी अच्छी होती जा रही थी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन जीजू चेतना की दवाई लाने के लिए मुझे अपने साथ बाइक पर बिठाकर डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे। तो रास्ते में मेरी पसंद की कोई न कोई चीज़ मुझे जरूर दिलाया करते थे। एक दो बार तो वह मुझसे अपने साथ मूवी दिखाने भी ले गए थे और कई बार तो मुझे चेतना के लिए शॉपिंग करवाने हुए अपने साथ मॉल ले गए थे। वहाँ पर उन्होंने चेतना के कपड़े खरीदने के साथ साथ मेरे भी कपड़े खरीदे थे। जब भी चेतना के पास अकेले में बैठती तो वह घबराने लगती और मुझसे कोई बात कहने की कोशिश करती, मगर मैं उसकी बात समझ नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे चेतना को कोई बात नागवार लग रही थी। शायद वह मुझसे अपनी कोई ज़रूरत बताना चाहती थी। मैंने इस बारे में जीजू को बताया तो वह मुझे तसल्ली देने लगे और कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपनी बहन का बहुत ख्याल रखती हो, वह बस अपनी हालत से परेशान हो गई है, कभी कभी बहुत मायूसी जाहिर करने लगती है। मैं समझ गया हूँ कि इंसान एक तरफ पड़े और भी ज़्यादा बीमार हो जाता है और चेतना की कंडीशन ऐसी ही हो गई है, उसे बिस्तर पर ही लेटे रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि तुम इस बात को सोचने समझने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हारा दिल भी दुखने लगेगा। जीजू की बातों पर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चेतना के साथ गुजारना शुरू कर दिया था। रात को वो सोती नहीं थी, तब तक मैं उसके कमरे में बैठी रहती और जीजू मेरे साथ बातों में लगे रहते। हम ज़्यादा से ज़्यादा चेतना को हंसाने की कोशिश करते। जब वह सो जाती तो मैं अपने कमरे में आ जाती। जीजू बातों ही बातों में कभी मुझे तसल्ली देने के बहाने मेरे कंधों पर थपथपाल दे देते, कभी मुझे छूने लगते। मैं तो इस बात पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादातर चेतना की फैमिली हुई इशारे करती आंखों पर होता था। मगर हर बार जीजू मुझे किसी न किसी चीज़ के बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया करते थे या फिर कभी किचन में भेज देते, और जब मैं वापस आती तो चेतना बड़ी खामोशी से आंखें बंद करके लेटी हुई होती। एक दिन तो जीजू मुझसे कहने लगी कि चेतना अब तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करने की लगी है, तुम थक जाती हो, तुम्हारे लिए घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। अब अगर चेतना तुमसे कोई काम कहे तुम कमरे से उठकर आ जाया करो, उसके लिए तुम परेशान मत हुआ करो, मैं उसके सारे काम खुद कर लिया करूँगा। मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। हम उसकी लाचारी का इलाज नहीं कर सकते, उसको ठीक करना तो भगवान के हाथ में है। उनकी बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती थी। मुझे उनकी यह बातें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं अपना मकसद कभी नहीं भूल सकती थी कि मैं इस घर में चेतना की वजह से आई हूँ। मेरी मम्मी और ताई जी हमेशा मुझे यह एडवाइस देती थी कि चेतना का बहुत ख्याल रखना, वह इस समय बुरे दौर से गुजर रही हैं, कोई नहीं जानता कि उसकी ज़िंदगी कितनी है। बिस्तर पर एक ही हालत में पड़े रहना कोई आसान नहीं था। मेरे दिल में इतना वक्त गुजरने के बाद भी चेतना के लिए कदर और मोहब्बत की कभी कमी नहीं हुई थी। मैं पहले से ज़्यादा उसके लिए फ़िक्रमंद रहने लगी थी। मुझे हर समय यही ख्याल सताता था कि वह बेचारी हमेशा बिस्तर पर पड़े पड़े थकान का शिकार होती रहती है। वह बेबसी से आंसू बहाने लगती तो मेरा दिल दर्द से भर जाता था।